नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पे बात करेंगे पॉलिटिक्स की। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। भारत में चुनाव प्रक्रिया, इसकी कमियां क्या है, साथ ही बात करेंगे इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे भारत के चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो सकता है। सिंपली दोस्त, नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट चाहते भी हैं इस टॉपिक पे कवर करना। तो इलेक्टोरल सिस्टम क्या है भारत का, इस पर बात करेंगे हम। और 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपके सिलेबस के अंदर भी है। प्लस पॉलिटी का पार्ट भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल रखता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन चुनाव करवाता है, किसका चुनाव होता है भारत में, तो चुनाव होता कैसे है ना। चलिए बात करेंगे हम। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत के प्रेम्बल में सबसे पहले इस लाइन को यूज किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के जनता ही है मेन सोर्स पावर का। ठीक है, चुनाव का ये सब जो होता है ये नहीं होता, ये सब का सोर्स कौन है, जनता ही तो है। इसलिए वर्ड यूज किया गया है विद द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। इस तरीके से कौन सा वर्ड, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में जनतांत्रिक गणतंत्र वर्ड यूज करना यही दर्शाता है कि भारत के अंदर लोग ही वोट डालते हैं और जनता का शासन भारत के अंदर होता है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट होगी वो किसके द्वारा चुनी जाएगी, वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। भारत के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, इनकी इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा प्लस राष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति, इन सभी का जो इलेक्शन होता है वो कौन, भारत का इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती है। हम बात करेंगे दोस्तों कि इलेक्शन कैसे होता है इंडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन करवाने में कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, निर्वाचन सदन, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। जैसे कि किसी भी मूवी के अंदर डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, वैसे ही भारत के अंदर इलेक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है किसका, इलेक्शन कमीशन का। इस कमीशन का सबसे बड़ा काम होता है इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर फिर पूरी प्रोसेस चलती है और एंड में इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो डिक्लेरेशन करने का भी काम इलेक्शन कमीशन का ही होता है। ये बिल्कुल स्वतंत्र होती है भारत के अंदर, इसके ऊपर किसी का भी कोई भी प्रेशर नहीं होता। इसलिए दोस्तों भारत में सभी जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेयरनेस के साथ, निष्पक्ष तरीके से, फ्री इंडिपेंडेंट तरीके से सारा काम करते हैं, गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं होती। ये दोस्त आप देख सकते हो, ये भारत के इलेक्शन कमीशन है ना। और इस इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही भारत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो करवाए जाते हैं। लोकसभा, राज्य की विधानसभा, राज्यसभा, जो आपको मैंने बताया, इनके इलेक्शन यही कॉन्टेस्ट करवाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का दोस्तों जो संविधान है, पार्ट 15 में आर्टिकल 324 यानी कि 324 आर्टिकल के अंदर संविधान के भाग 15 में अगर आप उठाओगे तो उसमें लिखा है सभी चीज़ इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंस है ना। तो उसके बाद फॉलोज क्या होंगे, पावर्स क्या होंगे, एंड फंक्शंस क्या होंगे, एंड कंपोजिशन क्या होंगे, इन सभी के बारे में आर्टिकल 324 आर्टिकल बताता है हमें संविधान का, जो कि भाग 15 में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के बारे में आप जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कंपोजिशन, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है, मैंने क्या बताया कि यही भारत के अंदर चुनाव करवाएगा। इलेक्शन कमीशन सेंट्रल लेवल पे बता रहा हूँ मैं, है ना। यानी कि स्टेट जितने भी गवर्नमेंट है उनका भी इलेक्शन यही करवाता है, विधानसभा का इलेक्शन प्लस लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इलेक्शन यही करवाता है ना। अब बोलोगे कि जो पंचायत वगैरह होते हैं उनका इलेक्शन कौन करवाता है। मैंने पंचायत वाली वीडियो में बताया था, आप सभी को नहीं देखा तो देख लेना उसको भी। मैंने बताया था कि हर स्टेट के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है और स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, जो पंचायतों का चुनाव भी करवाता है और पंचायतों को फाइनेंशियल हेल्प भी देता है। तो उनका काम होता है वो। लेकिन स्टेट का जो इलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर का या लोकसभा या राज्यसभा का, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ कमिश्नर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चुनाव आयुक्त कहते हैं हिंदी में, चुनाव आयुक्त। तो एक चीफ इलेक्शन होगा। इस समय दोस्तों सुनील अरोड़ा जी हैं, इलेक्शन चीफ कमिश्नर है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे, किसी के प्रेशर इन पर ना हो, इसलिए ये भी प्रक्रिया की गई है भारत के संविधान के अंदर कि इलेक्शन कमीशन को हटाना उतना ही कठिन है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाना। इट मीन्स दोस्तों 2/3 बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए। सेम वही प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उनको हटाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इन्हीं का काम होता है मेन, भारत के अंदर इलेक्शन करवाने का पूरा बेड़ा इनको दिया था। भारत के अंदर जब सबसे पहले
1951-52 में जब इलेक्शन हुए थे तो उस समय भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को बनाया गया था। उस समय से लेकर 1989 तक भारत के अंदर सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त, यानी कि ये जो आपको दिखा रहा मैं ये पूरी कमीशन, इस पूरी कमीशन के अंदर एक ही सिर्फ हेड हुआ करते थे जिनका नाम होता था चुनाव आयुक्त या चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन, इस तरीके से बोला जाता था। इसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर सिस्टम बना दिया गया, यानी कि इससे पहले सिंगल मेंबर हुआ करते थे किसमें, इलेक्शन कमीशन के अंदर 1989 से पहले, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को ही 2 और मेंबर को नॉमिनेट कर दिया किसने, राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद अब ये मल्टी मेंबर सिस्टम हो गया, पहले सिंगल मेंबर सिस्टम हुआ करता था इलेक्शन कमीशन, तो इस प्रकार क्या हो गया, अब मल्टी मेंबर सिस्टम है। इस तरीके से एक चुनाव आयुक्त, बाकी अन्य जो अधिकारी होंगे वो इनके अंडर में काम करेंगे चुनाव करवाने का, पूरे भारत के अंदर बेड़ा इन्हीं का होता है। तो इस तरीके से दोस्त हटाने की भी प्रक्रिया होगी तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि हटाना इतना आसान नहीं है इलेक्शन कमीशन को। और जब ये पोस्ट पे हैं तो पोस्ट पे रहते हुए ना ही इनकी सैलरी को कम किया जा सकता है, ना सैलरी को बढ़ाया जा सकता है ना, मतलब किसी तरह को लालच वगैरह नहीं दिया सकता इलेक्शन कमिश्नर को, ये आपको ध्यान रखना है ना। एंड कुछ तरीके से भगाया ना जाना, ये सब कुछ नहीं किया जा सकता, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन करवाने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। भारत के अंदर जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है, यदि किसी भी स्टेट के अंदर या सेंटर का, तो उसमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखी जाती है ताकि इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम करवा सके। बात करते हैं टेन्यूर एंड रिमूवल की, यानी कि समय काल, कार्यकाल कितना होता है, कितने समय तक अपनी पोस्ट पे बने रह सकते हैं और इनको हटाया कैसे जा सकता है। ये तो दोस्त अभी आपको मैंने बता दिया, फिर भी यहाँ पे मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, इनका जो टेन्यूर होता है वो 6 साल का होता है। या तो दोस्त अपने पोस्ट पे बैठते समय जब से लेकर इनकी 6 साल यानी कि 6 ईयर इनका कंप्लीट हो गया तो ये रिटायर हो जाएंगे। दूसरा, या पहले इनका 65 ईयर होगा कंप्लीट, मान लो कि जिस एज में ये बन रहे हैं उस एज में यानी कि 65 एज इनकी कंप्लीट हो जाए तो हट जाएंगे। अब जरूरी नहीं है या 3 साल पूरे हो या 6 साल पूरे हो 5 साल पूरे हो, है ना, या तो 65 ईयर पूरी हो जाए या 6 साल पूरी हो जाए तब ये हट जाएंगे। पहले दोनों में से कोई भी पूरी होनी चाहिए, ये हो गई तो हट जाएंगे, पूरी ये हो गई तो भी हट जाएंगे। यानी कि सिंपली 6 साल तक अपने पोस्ट पे बने रह सकते हैं ये, अदरवाइज 65 ईयर अगर इन्होंने अपनी एज पूरी कर लिया तो भी ये पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं पहले रिमूवल की। इनको दोस्तों हटाने का जो प्रक्रिया है वो है जब भी ये कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को अगर वॉयलेंस कर दे, संविधान का जो नियम है उसको अगर उल्लंघन कर दे, नियमों को तोड़ दे, तभी इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। इनको हटाने का प्रोसेस वही है सेम, जैसे कि दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाता है, सेम उसी तरीके से इनको भी हटाने का प्रोसेस होता है। और 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों ही सभाओं, हाउसेस के अंदर, लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा के अंदर, देन राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तभी जाके हटाया जा सकता है। जबकि दोस्त ये इतना आसान नहीं है, 2/3 मेजोरिटी इतनी मिलनी आसान नहीं होती दोनों भी सभाओं के अंदर, ये सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यानी कि शक्ति और कार्य क्या है, इनके मेन शक्ति क्या है और काम क्या है इलेक्शन कमीशन का। ये दोस्त थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले इनका काम होता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन रोल्स, यानी कि दोस्त जिस जगह पे इलेक्शन होने वाला है उन सबका पूरा तैयारी करने का काम इन्हीं का होता है। कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन को बिल्कुल फ्री तरीके से करवाना और फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए, है ना। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन यही करवाते हैं, है ना, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि सिंपल मैं आपको बताऊं तो कौन सी पार्टी चुनाव कॉन्टेस्ट करने वाली है, इलेक्शन लड़ने वाली है, इन सभी को पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर। नेक्स्ट होता है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल पार्टीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस पार्टी को इलेक्शन लड़ना है दोस्त वो तो या तो रीजनल पार्टी होंगे, रीजनल पार्टी को ही स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है, एक होते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि नेशनल पार्टीज। तो स्टेट पार्टीज कैसे बनती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती है दोस्त, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक स्टेट के अंदर टोटल लीगल वोट्स जो भी पड़े हैं, टोटल लीगल वोट्स उसका 4% यानी कि 4% वोट मिलेगा उसको, तो वो पार्टी स्टेट पार्टी बन सकती है। जैसे कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, ये सब एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। जब बात करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जब बनती है जब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टीज को टोटल 4 राज्यों में, टोटल 4 राज्यों में मिलाकर टोटल 6% लीगल वोट्स मिल जाए तो उस पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, एंड इधर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सब पार्टी जो है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टेट जिसको हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, है ना, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दूसरी राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये आपको ध्यान रखना। तो ये सब मान्यता कौन देती है, इलेक्शन कमीशन मान्यता देने का काम करती है। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अब कोई मेंबर मान लो चुनाव में धांधली करते कुछ तरीके से पाया जाए,
तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देती है इलेक्शन कमीशन, है ना, गलत तरीके से अगर चुनाव लड़ने का वो कोशिश करता है तो। एंड ओपिनियन इन केसेस, किसी भी चीज़ में ओपिनियन इलेक्शन कमीशन ही देती है। एक यहाँ पे पॉइंट है दोस्त, जैसे कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ये मैं पहले कवर कर देता हूँ। नेक्स्ट एक पॉइंट है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको बोलते हैं चुनावी क्षेत्र। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से कोई इंसान चुनाव लड़ रहा होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि क्या, निर्वाचन क्षेत्र। जैसे कि आपका एरिया जो भी हो वो एक पॉलिटिकल लैंग्वेज के अंदर उसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी या चुनावी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन किसे कहते हैं? जब भी विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन होता है उसको आम चुनाव या जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं, सबसे पहली बार हो रहा हो तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपचुनाव। उपचुनाव का मतलब क्या हुआ? मान लो कि चुनाव के ही दौरान जब चुनाव हो जाए, है ना, तो कोई कैंडिडेट जीत भी जाए, लेकिन बीच में उसकी डेथ हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका इलेक्शन फिर से करवाना पड़ता है। उस इलेक्शन को बाई इलेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है, हिंदी में इसको उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा मिड टर्म, इसको हिंदी में कहते हैं मध्य अवधि चुनाव। मध्य अवधि चुनाव का मतलब होता है, मान लो चुनाव जो होता है वो भारत में बेसिकली नॉर्मली 5 साल के लिए होता है, लेकिन मान लो कि 5 साल से पहले कभी लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाए तो उसके चुनाव को फिर से री इलेक्शन करवाना पड़ता है। उसी को हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं, है ना, यानी कि टाइम पूरा होने से पहले ही बीच में ही इलेक्शन करवाना पड़ जाए उसको मिड टर्म कहते हैं। किसी की डेथ हो जाए तो उपचुनाव होता है, बाई इलेक्शन करवाना पड़ता है उसके लिए। एंड जनरल इलेक्शन, जब पहली बार इलेक्शन हो रही हो और सेशन चल रहा स्टार्ट हुआ विधानसभा लोकसभा का, उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। ये ध्यान रखना है। और कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब चुनावी क्षेत्र जहाँ से कोई पॉलिटिकल पार्टीज का जो कैंडिडेट है जहाँ से वो इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट यानी कि चुनाव लड़ रहा है। नेक्स्ट दोस्त हम बात करते हैं कि चुनाव को करवाता कौन है, कितने ऑफिसर्स होते हैं, मेन इनका रोल क्या होता है। चलिए बात करते हैं कि ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो तमाम तरह के अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी के अंदर लगे होते हैं। अब इन अधिकारियों के अंदर मजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, क्लर्क्स, टाइपिस्ट, स्कूल टीचर्स, ड्राइवर्स, पियोन्स, ये सब के सब इलेक्शन के दौरान ड्यूटीज़ में लगे होते हैं। और दोस्त भारत के दुर्भाग्य रही है, एक विडंबना ये यार एक कि जो टीचर्स होते हैं उनको भी इलेक्शन के दौरान ड्यूटीज़ पर लगा दिया जाता है और कई बार तो बच्चों को सिलेबस तक पूरे नहीं हो पाते। खैर दोस्त, ये भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी रही है इन सब सिस्टम के अंदर कि भारत को या तो जब लगा ही रहे हो तो टीचर भी तो इतने रखो कम से कम। और दोस्त कई सारे टीचर आज भी अपने आप को परमानेंट करवाने के लिए डिमांड करते रहते हैं, लेकिन सरकार परमानेंट ही नहीं करती उनको, है गेस्ट टीचर बना कर रखती है और टीचर अलग ही अपना डिमांड चला कर रखते हैं। तो ये ज़रूरी है कि स्कूल टीचर्स, जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं उनको सिर्फ पढ़ाई करवाने दिया जाए बच्चों को, है ना। इस चीज़ को सुधार करना चाहिए गवर्नमेंट को। बहुत दिक्कत होती है स्कूल के बच्चों को, उनका सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं हो पाता, बीच में कभी इलेक्शन आ जाए। भारत में दोस्तों हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहता है और स्कूल के टीचर्स को लगा दिया जाता है। तो सरकार को चाहिए कि इसमें सुधार करना, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट अधिकारी होता है, ये सब तो मेन हमने बता ही दिया कि ये सब इनका भी रोल होता है इलेक्शन के दौरान, लेकिन जो सबसे मेन अधिकारी होता है वो 3 तरीके के अधिकारी होते हैं किसी भी इलेक्शन के अंदर। कितने तरीके के? टोटल 3 तरीके के। जो सबसे पहले तरीके का होता है उसको बोलते हैं रिटर्निंग अधिकारी, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर। हिंदी में भी इसको रिटर्निंग ऑफिसर ही कहा जाता है। ये दोस्तों रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ये सभी जांच केंद्रों पे जाते हैं और उस तरीके से जांच वगैरह करना इनका काम होता है। और दोस्तों कोई भी कैंडिडेट, या मान लो कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ तो मैं पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, मैं फॉर्म फिलअप करके, है ना, फिर मैं नॉमिनेशन का जो फॉर्म फिलअप करूँगा फिर मैं उसको सबमिट इनके पास ही करवाऊंगा, इनके पास जमा करवाऊंगा, फिर ये जाके चेकअप करेंगे कि मैंने कुछ जानकारी गलत तो नहीं भर दी है ना। यानी कि रिटर्निंग अधिकारी का मेन रोल होता है पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अधिकारी होने के नाते इनका काम है कि जाए पोलिंग बूथों के ऊपर सभी मशीनों में चेकिंग करे, ये सब चेक करे। एंड जब पूरी वोटिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सील पैक होकर उनके पास जाती है रिटर्निंग अधिकारी के पास। फिर इन्हीं का काम होता है एंड में गिनती करना और गिनती करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसको डिक्लेयर करना। तो सबसे मेन जो रोल है वो रिटर्निंग अधिकारी का है, ठीक है दोस्तों। नॉमिनेशन से लेकर, पर्चा भरने से लेकर, जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उनको पर्चा भरने से लेकर इलेक्शन का रिजल्ट जारी करने का जो काम होता है में रिटर्निंग अधिकारी को होता है कि इन्हीं में अंडर में ये सब काम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, इसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। दोस्तों रिटर्निंग अधिकारी के अंडर में कुछ पीठासीन अधिकारी होते हैं और ये जो रिटर्निंग अधिकारी होते हैं ये राज्य सरकार के परामर्श, राज्य सरकार के सजेशन के बाद थोड़ा विचार विमर्श कर लिया जाता है, बातचीत करने के बाद इनको नियुक्त किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। एक बात आपको ध्यान रखना, इनके अंडर में एक क्षेत्र या 1 से 2-3 क्षेत्र इनके अंडर में आते हैं रिटर्निंग अधिकारी, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा है। अगर स्टेट का इलेक्शन होता है, स्टेट तो ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो 2 या 3 क्षेत्र एक रिटर्निंग अधिकारी के अंडर में दे दिया जाता है और उस
एरिया के देख रेख इन्हीं के अंडर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अंडर में आते हैं पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। इसका मतलब क्या होता है, पीठासीन इनके जिस पोलिंग बूथ के अंदर एक पीठासीन अधिकारी होता है, इनका काम मेन क्या होता है कि इन्हीं के अंदर में जाके जब ये अंदर बैठे होते हैं पीठासीन अधिकारी, इसी के अंदर जाते हैं लोग और वोटिंग करके आते हैं। एक पीठासीन अधिकारी जो होता है उसका मेन काम होता है अपने पोलिंग बूथ पे निगरानी बनाए रखना कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई आगे कब्जा ना कर ले। तो मेन काम इनका क्या हुआ, अपने पोलिंग बूथ पे, सिर्फ एक पोलिंग बूथ है, इस पोलिंग बूथ की पूरी अच्छी तरह से निगरानी रखना। बेसिकली भारत के अंदर स्कूल्स या डिस्पेंसरी को ही एक पोलिंग बूथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब भी भारत के अंदर इलेक्शन होता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट जो अधिकारी होता है उसको कहते हैं पोलिंग ऑफिसर्स, इसको बोलते हैं पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑफिसर जब इलेक्शन हो रहा हो, जब चुनाव देने जब लोग आते हैं तो उसके राइट हैंड पे सबसे पहले उंगली पे एक स्याही नीली कलर की इंक लगा देता है। ये इस इंक को मतलब कि इतना पक्का इंक कहा जाता है कि ये जब तक आपको लगा दिया जाएगा तो एक बार लगाने के बाद ये कम से कम 1 से 2 दिन छूटेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ताकि कोई भी इंसान दोबारा ना आकर वोटिंग ना कर दे, इससे गलत वोट पड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए स्याही लगाने का काम जो करता है उसको बोलते हैं पोलिंग ऑफिसर। ये बंदा स्याही लगाने का काम करता है इस तरीके से, ये आपको ध्यान रखना है ना। और यह यहाँ पे बैठा होता है, एक जना जाता है, ये पूरा जो ढका हुआ होता है यहाँ पे, है ना, ताकि गुप्त मतदान कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, गुप्त मतदान। इस बंदे ने किसको इलेक्शन किया, किसको वोटिंग करी इसने, ये किसी को पता नहीं चलता। बंदा जाता है, बटन दबाता है, टूं आवाज आती है, मशीन बंद हो जाता है ना। फिर उसके बाद दूसरा बंदा आता है, जितने भी बंदा निकल कर आता है ये बैठ के यहाँ पे इसको निशान लगाता है, प्लस एक पर्ची देने का काम यही कर रहा होता है कि इसका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। पर्ची देता है बंदा, पर्ची लेकर वहाँ पर जाता है, वोटिंग देता है, बाहर आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से पूरा होता है। अगर आपने दोस्तों वोटिंग करी हो तो आपको सब कुछ पता होगा पहले से ही, है ना। चलिए तो अब बात करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस की। भारत के अंदर ये जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है ना, ये चुनाव की प्रक्रिया चलती कैसे है ना, मेन इसका प्रोसेस होता क्या है, चलिए पहले हम बात करते हैं। ये दोस्तों इस तरीके से लोग बहुतों को भारत के अंदर चुनाव को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है इसको। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कौन सा होता है, फेस्टिवल कौन सा होता है, चुनावी तो होता है। जब हम धूमधाम से सुबह उठकर तैयार होकर मजे से, है ना, नेशनल हॉलीडे भी होता है, उसके अंदर जाते हैं, वोट देकर आते हैं। नेशनल इलेक्शन जब हो रहा हो, जनरल इलेक्शन लोकसभा के, उसमें ये होता है। तो लोग दोस्त बिल्कुल उत्साह के साथ लोग जाते हैं, वोटिंग करके आते हैं, ईवीएम के अंदर बटन दबा के आते हैं, स्याही लगा के आते हैं और सब यूं करके दिखाते हैं, देखो मैंने वोटिंग करके आया। और सोशल मीडिया पे भरमार तरीके से लोग शेयर भी करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको बनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। लोग वोटिंग तो करने चले गए, है ना, लेकिन एक जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो खड़ा कैसे होता है, उसको क्या क्या चीज़ करने पड़ता है ना। कोई एमपी बनना चाहता है या एमएलए बनना चाहता है तो उसके लिए वो चुनाव लड़ रहा है, साफ सीधी बात है। तो उसको करना क्या क्या पड़ता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन, सबसे पहला काम क्या है, उसको नॉमिनेशन फिल करना पड़ता है, पर्चा भरना पड़ता है। पर्चा भरने के बाद एनालिसिस ऑफ नॉमिनेशन, यानी कि ये पर्चा भरता है तो उसके बाद ये जमा करवाता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। मैंने अभी बताया था ना, रिटर्निंग ऑफिसर ये सबको देखने का काम करता है। रिटर्निंग ऑफिसर है वो एनालिस करेगा, क्या करेगा, देखेगा, देखभाल करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि इस बंदे ने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं डाल दी है, सब कुछ ठीक तो डाला है ना इसके अंदर, ये देखने का वो काम करता है। उसके बाद दोस्तों अगर वो पास कर दे तो कैंपेनिंग स्टार्ट कर देता है वो, है ना। फिर पोलिंग डे के दिन, वोटिंग डे के दिन वो अपना बस तैयार हो जाते हैं। उसके बाद, है ना, फिर वोट काउंटिंग की जाती है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रूलिंग पार्टी, यानी कि फिर बात की जाती है किस पार्टी की जीत हो गई, और उसके बाद क्या होता है, वो पार्टी जीत जाती है, फिर सरकार बनाती है। इसी को मैं और थोड़ा एलिबोरेट करता हूँ ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। चलिए सबसे पहले काम होती है नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन। किसकी बात होती है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन क्या करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है। मान लो कि अभी बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, है ना, इससे पहले कभी बिहार में भी हुए, तमाम स्टेट में चुनाव होता है। मान लो कि कभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हो, तो सबसे पहले काम होता है क्या, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी करें कि अब इस स्टेट या आम चुनाव भारत के अंदर होने वाले हैं। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन पहले नोटिफिकेशन जारी करता है। सेकंड काम होता है फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन। इसके बाद जो पर्चा होता है वो भरकर जो रिटर्निंग अधिकारी है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास जाके ये सबमिट करवाना होता है। ये देख लीजिए, जैसे कि मोदी जी है भाई, मोदी जी पहले बनारस से संसद है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इन्होंने भर दिया अपना पर्चा, जाके सबमिट करवा दिया, है ना, तो नॉमिनेशन हो गया। तो सभी अधिकारियों को, जितने भी जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सबको इस तरीके से ही नॉमिनेशन फिलअप करके सबमिट करवाना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो थर्ड जो प्रोसेस है उसके बाद होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसको बोलते हैं दोस्त जमा राशि, पहले हमें फिलअप यानी कि जमा करवाना पड़ता है। जमा राशि मतलब क्या होता है, अब जो अधिकारी या जो अब दोस्तों जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है उसको पहले कुछ सुरक्षा के रूप में कुछ पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। जैसे कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है कोई इंसान और जनरल कैटेगरी का है तो उसको 10,000 रुपये पहले जमा करवाने पड़ेंगे, तभी जाके वो अपना नॉमिनेशन फिलअप कर सकता है। अगर वैसे ही लोकसभा के इलेक्शन जो लड़ रहा है लेकिन वो ST SC है तो उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, है ना, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर। वही सेम कंडीशन जब हम राज्य पे बात करते
पड़ते हैं। तो राज्य के इलेक्शन यानी कि विधानसभा के अंदर कोई विधायक बनना चाहते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, तो उसको 5,000 रुपये भरने पड़ते हैं। जनरल कैटेगरी का है तो, अगर वो ST SC का है तो उसको 25 रुपये भरना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैसे देने पड़ते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आता है वो आता है सिक्योरिटी एंड विड्रॉल का। जैसे नॉमिनेशन दे दी जाती है तो उसके बाद नॉमिनेशन देने के बाद जो रिटर्निंग अधिकारी होता है वो सिक्योरिटी यानी कि जांच पड़ताल करता है, जो आपने फिलअप किया है, नाम, पता, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ फिलअप देखता है वो, है ना। ये सब देखने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद ये पास करता है। अदरवाइज के अंदर कोई मिसलीडिंग जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई है तो रिटर्निंग अधिकारी इसको रद्द कैंसिल भी कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैंसिल करने के और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि 25 साल आपकी एज पूरी ना हो, है ना, या आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट ना करवा रखा हो, जो भी अमाउंट होता है वो ना करवा रखा हो, या दोस्तों उस समय आपके प्रॉफिट और पोस्ट के से लाभ के पद पे बैठे हो तो भी आपका ये कैंसिल हो सकता है, या आपने इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर दिया आपने, ठीक है, तो जाके आपका ये कैंसिल होगा, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होता। जब कोई सिक्योरिटी यानी जांच वगैरह ये सब खत्म हो जाता है उसके बाद विड्रॉल यानी कि कल होकर इसको वापस निकाल लिया जाता है और आपको इसका पास कर दिया जाता है। आगे आप जैसे ये खत्म हो गया, अब आती है नेक्स्ट प्रोसेस इलेक्शन कैंपेनिंग का। अब इनसे जो चुनाव में खड़े हुए आप करते हैं कैंपेनिंग, है जनसभाएं करना, टीवी टेलीविजन के ऊपर, रेडियो के ऊपर। अब क्या होता है दोस्तों, सरकार अपने तरफ से भी निःशुल्क यानी कि सरकार की तरफ से भी जो चुनाव लड़ रहे हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, उनको रेडियो पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्शन कैंपेनिंग करने का राइट भी दे दिया गया, अब तो फ्री। तो यहाँ तक ये भी हो गया है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को रेडियो हो गया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, इन सब पे फ्री एड्स करने के या प्रचार करने के साधन दे दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, ये भी हो चुका है ना। लेकिन अलग अलग तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग किया जाता है। कोई दोस्तों जनसभाएं करता है, कोई मोर्चा निकालता है, कोई गली गली में जाके घरों के अंदर घुस के पाँव छूता है, पैर पकड़ता है, सब तरीके से वोटिंग मारने का अपना अपना तरीका है। कोई अलग तरीके से बकरे का पार्टी देता है, देखा ना वहाँ पे माटी भात का जो कसम खिलाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, है, तो अलग तरीके से सबका अपना अपना रोल होता है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग करती है, गली गली में जाके करती है। आज तो दोस्तों इंटरनेट का जमाना है यार, सोशल मीडिया के ऊपर तगड़े रूप से पॉलिटिकल पार्टीज अपने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं सिर्फ एड्स लगाकर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गूगल एड्स लगवा कर, इस तरीके से अपने ये एड्स के लगवा के पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। दोस्तों देख लो ना यार, मोदी सरकार हो या केजरीवाल सरकार हो, पॉलिटिकल पार्टीज एड्स के मामले कभी पीछे नहीं हटते, दबा के पैसा खर्च करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पैसे खर्च करने का भी एक लिमिटेशन है जो कि इलेक्शन कमीशन ने बांध रखी है, उस लिमिटेशन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको आचार संहिता नाम से जाना सकता है। आचार संहिता मतलब होता है कि इलेक्शन जिस दिन होने वाला है उसके ठीक 48 आवर्स पहले, 48 घंटे पहले से कोई भी प्रचार वगैरह नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी बड़ी बड़ी कोई घोषणा नहीं कर सकता। जो रूलिंग पार्टी अक्सर ऐसे करते हैं ना, बीच में कोई क्या कर दे, कोई योजनाएं घोषित कर दे कि हम ये देंगे, तो लालच या कोई लुभावन कोई घोषणा नहीं कर सकते, डिक्लेरेशन नहीं कर सकते गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी अक्सर ऐसा करती है। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू कर दिया जाता है ठीक 48 आवर्स पहले, यानी कि चुनाव के दिन से 48 आवर्स पहले कोई भी काम वगैरह सब, ना चुनाव होगा, ना ये होगा, ना वो होगा, सब खत्म कर देते हैं, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट इट मीन्स आचार संहिता, जिस दिन चुनाव होने वाला है उसके ठीक 48 घंटे 48 आवर्स पहले ही ये तय कर दिया जाता है कि अब कोई भी चुनाव प्रचार इस तरीके से नहीं करेगा ताकि धार्मिक भावनाएं का यूज करे, वो धर्म को मामला ले, है ना। इस तरीके से कोई नहीं कर सकता, ना ही चुनाव प्रचार कर सकता है, ना ही कोई योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं को डिक्लेयर कर सकता है, ना ही कोई योजना पहले ना उसको खत्म कर सकता है ना। तो इस तरीके से आचार संहिता लागू कर दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आचार संहिता में कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसका नॉमिनेशन भी खत्म कर सकता है इलेक्शन कमीशन, इतना पावर इलेक्शन कमीशन के पास है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्त स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चुनाव प्रचार के दौरान जो खर्चा किया गया पॉलिटिकल पार्टी से, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हो गए, इलेक्शन के दौरान जो भी खर्च किया गया है, दोस्तों इलेक्शन का जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है उसके लगभग 20-25 दिन बाद जितने पॉलिटिकल पार्टीज है जो उन्होंने खर्चा किया है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 20-25 दिन बाद उनको इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देना होता है कि हमने इतना खर्च किया, हमने इतना खर्च किया। अब किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने सीमा से ज़्यादा खर्च कर दिया हो, है ना, एक सीमा रेखा डाल दी गई है, उससे ज़्यादा खर्च किया है तो वो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, उसका नॉमिनेशन तक कैंसिल करके उसको अयोग्य ठहरार दे सकता है उसको। नेक्स्ट है पोलिंग, काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इस तरह की दोस्तों पोलिंग करवाई जाती है, देन फिर काउंटिंग होता है, और काउंटिंग यानी कि जब भी इलेक्शन पूरा खत्म हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही पोलिंग करवाई जाती है, यानी कि बूथिंग के ऊपर फिर काउंटिंग करवाई जाती है एंड रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। इस तरीके से रिटर्निंग अधिकारी के अंडर में सब कुछ काउंटिंग वगैरह चलती है। और भारत में दोस्तों अब तो EVM है,
जिससे रिजल्ट निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है ना। बटन दबाओ पता चल जाता है कि कौन आगे कौन पीछे है, इस तरह का रिजल्ट भी आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा प्रोसेस है भारत के अंदर ये सब होने का, ठीक है। तो अब दोस्त बात करते हैं हम किसकी, ईवीएम की। अब भारत के अंदर ये जो ईवीएम सिस्टम है ये 1982 में सबसे पहली बार केरल के अंदर छोटा सी जगह है इलेक्शन में यूज किया गया था, लेकिन 2004 के इलेक्शन में पूरे भारत में यूज किया गया जब मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले भी दोस्तों दिल्ली के अंदर विधानसभा में यूज किया जा चुका था, लेकिन 2004 में ही भारत के अंदर पूरे भारत में इसको अच्छे तरीके से यूज किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। किसको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, ईवीएम जिसको हम कहते हैं। आज दोस्तों इस पर कई सारे धब्बे लगा दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हैक किया जा सकता है, वोटिंग किसी को तो बीजेपी को जाता है, बीजेपी को ये जाता है वो जाता है, तो सब पोलिटिकल पार्टी से अपनी तरीके से बहुत तमाम तरीके कहे जाते हैं, है ना। चलिए पहले बात करते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको ईवीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। वोटिंग मशीन यानी कि वोट करवाने वाली एक ऐसी मशीन जिसके ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लिखे होते हैं। एक बंदा जाता है, जो कैंडिडेट है, जो वोटर है, वो जाता है और उस पॉलिटिकल पार्टीज के साइन जो है उसके आगे जाकर क्या करता है, बटन दबाता है। जैसे ये बटन दबाएगा वैसे टू सी तेज सी आवाज आएगी, है ना, और मशीन बंद हो जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए जो टोटल इसके ऊपर 16 पॉलिटिकल पार्टीज, 16 पॉलिटिकल पार्टीज की जो चुनाव चिन्ह वो आ सकती है। अगर एक की जगह पर 16 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है तो उसके लिए एक दूसरी मशीन मंगवानी पड़ती है ना। अदरवाइज इसके अंदर 16 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम आ जाते हैं और इसी के आगे सेम क्या कैंडिडेट का भी दोस्तों नाम भी लिखा होता है ना। कैंडिडेट जैसे कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा होने वाला है और किस पॉलिटिकल पार्टी का है उसका नाम भी लिखा होता है। सेम मुद्दा जाता है, अंगूठा दबाता है, यानी कि जो अपना वोटिंग देने का सिस्टम उसको दबाता है और वो वोट उसकी वोट चली जाती है। दोस्त इसको वोट को ठीक से करवाने का पीठासीन अधिकारी जो है, प्रेजाइडिंग जो ऑफिसर है, उसका जो मेन काम होता है, क्योंकि इसको लोग गुप्त मतदान के तरीके से करवाया जाता है कि किसने किसको वोट डाला ये पता नहीं चलता, इसको गुप्त मतदान के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भारत दोस्तों आज़ाद हुआ था तो सबसे पहला जो मतदान हुआ था भारत में 1951-52 के दौरान, उस समय भारत में वोटिंग इस तरीके से हुआ करती थी। कैसे ये बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं और किस तरीके से मत पत्र के अंदर है इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है जिसको वोटिंग कर रही है और इसको ये जाके पेटी में डाल देंगे। इसमें धांधली काफ़ी होती थी, पूरा पेटी वो लोग उठा के चले जाते थे और इस तरह से धांधली बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और ऐसा नहीं कि धांधली वोटिंग मशीन में नहीं हो सकती, वोटिंग मशीन में धांधली हो सकती है। इल्लीगल वोटिंग पड़वा देना, है ना, दोबारा से वोटिंग दोस्तों निशान मिटा के फिर से आ जाना, बहुत तरीके से किया जाता है। मत पेटी को दोस्तों पूरा लूट लेना, जिसमें ये बंद होकर जा रहा है उस गाड़ी पे ही आग लगा देना, तमाम तरह की घटनाएं दोस्तों आज भी देखी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक है। एंड जैसे ही पूरा वोटिंग हुई है देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पे साइन भी है, सभी कैंडिडेट का यहाँ पे फोटो भी है, प्लस यहाँ पे नाम भी है और उसके आगे जिसको वोट देना है वो जाके यहाँ पे बटन दबाएगा। ऐसे मुझे देना है इसको तो मैं इसके आगे बटन दबाऊंगा, इसके आगे यहाँ पे लाइट जलेगा और मशीन टूं सा आवाज़ करेगा। उसके बाद क्या होगा, वोटिंग मेरी हो जाएगी, मशीन बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगा, मेरे यहाँ पे निशान लगा दी जाएगी, उसके बाद सेकंड वोटर आएगा, उसके बाद आके वो भी ऐसे सेम वोट करेगा। यही पूरा प्रोसेस चलता है। तो टाइम लिमिट होता है, जैसे कि उस एरिया के सभी वोटर्स आके वोटिंग कर देते हैं तो इन मशीनों को अच्छे तरीके से पैक करके रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है। देखो इस तरीके से भेज दिया जाता है। ये देखिए ये सभी जो दिख रहा है ये सभी मशीनें हैं, ये देखिए ये सब ईवीएम्स है। इस तरीके से यहाँ पे पैक करके इनको अच्छे तरीके से बंद करके भेजा गया है ना। और ये रिटर्निंग अधिकारी हैं तो इनके ऑफिसर के इनके अंडर में आके सबको भेजा जाता है इनको, और यही जांच करते हैं इसके और इनके ही अंडर में रहते हैं, इनकी काउंटिंग की जाती है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। और इस तरीके से मान लो कि बीच में कहीं पे भी कोई गड़बड़ हो गया है या कहीं पे कोई लूट लिया है दोस्त, इस तरीके से है ना, या तो दोस्त मान लो टोटल जो वोट पड़ी है ना, कितने लोगों ने वोट डाला है और जब इसकी काउंटिंग की गई तो उससे ज़्यादा ही वोट निकल कर आ गया तो उस जगह पे क्या री इलेक्शन करवाना पड़ता है। क्या होता है, रीपोल करवाना पड़ता है, इसको री इलेक्शन भी कहते हैं हम। तो फिर से वहाँ पे उस जगह पे फिर से रीपोलिंग या रीवोट करवाना पड़ेगा उस जगह पर। तो इस तरीके से घटनाएं आम है भारत के अंदर, बहुत जगह पर ऐसे देखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, आप बात करते हैं हम किसकी, काउंटरमैंडिंग ऑफ इलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि बीच में ही जाल नॉमिनेशन भर दिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट ने और उसका नॉमिनेशन बिल्कुल सही से भरा गया था, है ना, लेकिन बीच में उसकी डेथ हो गई तो उस समय उस जगह पे इलेक्शन नहीं करवाया जाता। उसको बोलते हैं दोस्तों काउंटरमैंडिंग ऑफ इलेक्शन, ठीक है। उस जगह को बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया जाता है, बाद में उसके इलेक्शन हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। भारत की चुनावी व्यवस्था की जो मेन कमियां हैं वो क्या है कमियां। सबसे पहले दोस्तों जो कमियां वो है मनी पावर। आज भी चुनाव के अंदर मनी पावर देखा जाता है, जिसके पास पैसा है वो चुनाव लड़ सकता है। तो हम और आप जैसे जिनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है वो चुनाव लड़ने जाएंगे, कहाँ से हो पाएगा भाई, क्योंकि मनी पावर वाले लोग बैठे पड़े, मसल्स पावर वाले लोग बैठे पड़े हैं। बाहुबल के दम पे लोगों को डरा धमका के अपराध करके खून मर्डर बर्डर ये करके गाँव अक्सर में देखा जाता है चुनाव लड़ लेते हैं, उसके बाद जीत भी जाते हैं, उसके बाद अपना बाहुबल है बिहार के अंदर दोस्तों देखा ही ना आपने,
है। एंड इसके बाद दोस्तों कास्ट एंड रिलीजन चुनाव में देखा जाता है कि जिस जगह पे कास्ट की मेजोरिटी ज़्यादा है उस कास्ट की, उसी कास्ट की कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है। सेम इसी तरह जिसके रिलीजन की पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उसी पॉपुलेशन की कैंडिडेट जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है वहाँ पे उसको टिकट दे दिया जाता है। दोस्तों कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स भारत में बहुत ज़्यादा है। कुर्मी यादव ये पता नहीं क्या क्या देख के दोस्तों वोट दिया जाता है यार, है ना। कैंडिडेट ये है तो अक्सर भारत में ऐसा ही होता रहा है। तो अब देखा जा रहा है कि जैसे समय बीता जा रहा है अब भारत के लोगों ने अभी कास्ट और रिलीजन को भी छोड़ दिया पीछे। अब जो भी है विकास है, रोजगार है। अभी देख लो भाई ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है, मोदी रोजगार दो, है ना। तो इस तरीके से अब इस समय अब कास्ट और रिलीजन इतना ज़्यादा दमखम नहीं रहा, लेकिन अभी भी गांव वगैरह में बहुत इसका रोल है। नेक्स्ट दोस्तों मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। अब अक्सर ऐसा देखा जाता है जो भी रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट की मशीनों को क्या मिसयूज करती है, चुनाव प्रचार के दौरान उनका यूज कर लेती है ना। अक्सर ये देखा जाता है। तो ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो उसको इलेक्शन कमीशन अयोग्य करार दे सकती है। इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसे हुआ था। नारायण के द्वारा जब केस डाला गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया इंदिरा गांधी ने, उसके बाद उसको अयोग्य करार दे दिया गया था और इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती थी, है ना। ये हुआ था। तो भारत के अंदर दोस्तों इन सभी सिस्टम को इस समय सुधार करने की जरूरत है, कास्ट पॉलिटिक्स, मनी पावर, मसल पावर ना चले, है ना। लेकिन अक्सर दोस्तों देखा गया है कि आपको पता है कि आज अपराध करके ही आज को सब पॉलिटिक्स में आते हैं। मेरा मन करता है पॉलिटिक्स में जाने का, लेकिन क्या करें भाई, संसाधन ही ऐसी नहीं होती, ऐसा होता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। भारत के अंदर चुनाव की सुधार की बात करते हैं। 1974 में तारकोंडे कमेटी एंड 1990 के अंदर क्या गोस्वामी कमेटी, इन दोनों कमेटी के द्वारा भी कई सजेशन दिए गए। और इसी दौरान जो रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर TS सेशन, ये आप देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने भी कुछ इलेक्शन के अंदर सुझाए थे, अपने सुझाव या सजेशन दिए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाना, इन सजेशन दिया गया था। एंड वोटर लिस्ट एक जारी करना, पहचान पत्र जो होता है, इनके द्वारा ये भी कहा गया था। तो इनके द्वारा ये सब सजेशन दिए गए, ये सब आज कुछ हुए भी हैं। एंड दोस्तों मेरा तो ये मानना है यार कि जो अपराधी लोग हैं ना, आज भी देखो यार लोकसभा के अंदर है 40-100, आज भी देखो दोस्तों लोकसभा के अंदर आधे से ज़्यादा मेंबर जो है उनके पास आपराधिक मामले हैं। तो आज ये चाहिए कि जो भी अपराध कर रखा है इंसान, चाहे छोटा या बड़ा अपराध हो, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। क्योंकि अपराधी करके जो एक नेता बना पड़ा है वो खुद अपराधी है, वो देश की भलाई क्या करेगा, है। अब देखो ना यार, अक्सर ये भी देखा जाता है कि एक इंसान चुनाव लड़ने के लिए कई NGOs या कंपनीज या इंडस्ट्रीज या ट्रेडर्स से पैसे ले लेते हैं। चुनाव लड़ने के बाद वो बोलते हैं कि बस चुनाव जीत जाए एक बार। अब देखो यार, कोई इंसान चुनाव लड़ने के लिए किसी से 2 लाख रुपए उधार ले लिया, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 लाख कम लग रहा है, चल 2 करोड़ रुपए मान लेते हैं, मान लो किसी ने 2 करोड़ रुपए ले लिया। अब जिस इंसान ने 2 करोड़ रुपए उधार लेकर चुनाव लड़ रहा है, वो जीतने के बाद सोच लो क्या करेगा, है। 2 करोड़ लिया है तो 100 करोड़ भी निकालेगा, सोच लो यार। तो इस तरीके से मेंटलिटी चल रही है। राजनीति पैसे कमाने का साधन नहीं, बल्कि राज सेवा का साधन है, लोगों को सेवा का साधन है, राजनीतिक समाज सेवा का साधन है। लेकिन लोगों ने इसको मनी पावर और मसल पावर के बल पर पैसे कमाने का साधन बना दिया। आई होप जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन के द्वारा समय समय पर दोस्तों कई एक्शन भी लिए जाते हैं, इनमें जल्दी सुधार किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करते। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी फिनिश हो चुकी है। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन करना, दोस्तों पे शेयर करना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।